5 टीम मेंबर्स विद्युत संबंधी जांच करने के लिए सबस्टेशन साइट पर एकत्रित हुए। यह सभी लाइटिंग अरेस्टर की IR वैल्यू की जांच के लिए एकत्रित हुए थे। खतरों की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और निवारण उपाय किए गए। कार्य योजना तैयार की गई और कार्य के लिए लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट किया गया। भरत ने कार्य प्रणाली समझने का नेतृत्व किया। टूल बॉक्स टॉक, खतरों की पहचान, जोखिम और उसको ड्यू करने के उपायों के बारे में सभी कर्मचारियों को समझाया गया। योजना के अनुसार टीम काम के लिए मैन लिफ्टर का उपयोग करती है। मैंने एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए IR वैल्यू चेक का काम पूरा कर लिया है और हम अगले काम के लिए तैयार हैं। आइए अगले लाइटनिंग अरेस्टर के लिए IR वैल्यू चेक करने के लिए मैन लिफ्टर को लगा दें। मेन लिफ्टर अगली स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहा है। यही एक चैलेंज है जिसका हम सामना कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। जगह की कमी के कारण मेन लिफ्टर यहाँ ठीक से नहीं पहुँच पाएगा। और क्या विकल्प हो सकते हैं? 3 विकल्पों पर विचार कर रही है। चलिए सीजर लिफ्ट लगाते हैं। ओह, अब ये किसी तकनीकी समस्या के कारण रुक गया है। क्या इस काम को पूरा करने का कोई दूसरा वैकल्पिक तरीका है? इस बारे में सोचिए। आइए लैडर का उपयोग करें। जॉब सेफ्टी एनालिसिस दोबारा करें क्योंकि SOP में लैडर के उपयोग का उल्लेख नहीं है। टीम ये सभी प्रश्न पूछती है। क्या लैडर पे पर्याप्त एंकर पॉइंट के साथ डबल लेनयार्ड सेफ्टी हार्नेस को बांधना संभव है? क्या लैडर काम के दौरान व्यक्ति का पर्याप्त वजन सहन करने में सक्षम है? यह एक पुराना स्ट्रक्चर है। क्या ये लोड एवं फोर्स को सहन कर पाएगी? क्योंकि सुरक्षा बेल्ट को लाइटनिंग अरेस्टर से ही बांधने का प्रस्ताव है। क्या पहले भी इस प्रकार के कार्यों के लिए जोखिम और खतरे की पहचान की गई है? लैडर के उपयोग से पहले बताए गए सुझाव से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि ये जोखिम भरा तरीका है और इसमें अधिक नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है। क्या किसी के पास और कोई सुरक्षित तरीके का सुझाव है? हम स्कैफोल्डिंग इरेक्शन में समय बचाने के लिए इस प्रकार के कामों के लिए कभी-कभी लैडर का उपयोग करते हैं और मैं कई वर्षों से यह काम कर रहा हूं और इस प्रकार की व्यवस्था मेरे हिसाब से सुरक्षित है। मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम मैन लिफ्टर को एक बार फिर से अलग तरीके से लगाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने सुना है कि CD का असुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के कारण पहले भी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। रमेश साइट सेटअप की जांच करता है, माप लेता है और सावधानी पूर्वक मैन लिफ्टर को फिर से पोजीशन करता है। यह दर्शाता है कि सही सेटअप के साथ मैन लिफ्टर निर्धारित स्थान तक पहुंच सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, दूसरा तरीका अपनाने से पहले हम फिर से कोशिश कर लेते हैं। हमें किसी जोखिम भरे तरीके को अपनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे आम तौर पर कॉमनली एक्सेप्टेड अनसेफ प्रैक्टिस कहा जाता है। इसे ही चैलेंजर्स सेफ्टी कहते हैं। चैलेंज देने से सभी की सुरक्षा बढ़ने में मदद मिल सकती है। बिना किसी डर के खुलकर बोलने से, सभी को शामिल करने से, पिछली घटनाओं से सीखने से और जोखिम भरे तरीके को चैलेंज देने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। रमेश द्वारा अपना ज्ञान साझा करने और टीम की पहली सोच पर सवाल उठाने के कारण गिरने की दुर्घटना को रोका जा सका। चैलेंजर सेफ्टी का अर्थ है तब तक सवाल उठाते रहना जब तक कि काम के सुरक्षित तरीके के लिए संतोषजनक एवं उपयुक्त समाधान न मिल जाए। आइए साइकोलॉजिकल सेफ्टी के 4 स्टेप्स को संक्षेप में दोहरा लें। जी हाँ, रमेश, कृपया हमें पहले चरण के बारे में बताएं। पहला स्टेप इंक्लूजन सेफ्टी है। सबको एक साथ इन्वॉल्व करना एवं सबका सुझाव सुनना है। महेश, दूसरे स्टेप यानी लर्नर सेफ्टी के बारे में बताओ। दूसरे स्टेप में सुरक्षित महसूस करने के लिए जो भी उचित कदम लगे उसके बारे में सवाल पूछना और सुरक्षित तरीकों के प्रयोग के बारे में सोचना शामिल है। ललित, कृपया तीसरे स्टेप के बारे में बताएं। तीसरा स्टेप कंट्रीब्यूटर सेफ्टी है। ये स्टेप व्यक्ति को टीम के एक सक्रिय रूप एवं एकाग्रता से भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। बहुत अच्छा। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का चौथा और अंतिम स्टेप चैलेंजर सेफ्टी है, जिसका हमने अभी अनुभव किया है और एक दुर्घटना होने से रोक दिया है। चैलेंजर सेफ्टी का मतलब है बिना डर के चली आ रही प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाना,
जोखिमों को बेहतर तरीके से पहचान करके और सुझाव देने का आत्मविश्वास बढ़ाना। चैलेंज देने वालों की आवाज से प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं और अंततः दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।